नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। हिंद किसान में आज हमारे साथ हैं विजय जावंधिया जी, सीनियर फार्म लीडर। इनसे समझते हैं इनकी किस तरह की प्रतिक्रिया है कृषि बजट को लेकर। बजट इस बार बहुत सबकी निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि जो देश में 3 कृषि कानून को लेकर जो किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, गतिरोध बना हुआ है। 11 राउंड की टॉक, जो सरकार के साथ वार्ता अभी तक विफल रही है। कोई फैसला, निर्णायक फैसला नहीं लिया जा सका है। किसानों की मांग तीनों कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए। इस सब के बीच बजट कैसा रहा? उम्मीद थी कि सरकार, जिस तरह के किसान खफा हैं या गुस्सा हैं, जिस तरह का विरोध बना हुआ है, तो शायद अपने पिटारे से कुछ चीजें दे ताकि उनका ये जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं शांत हो। मगर बजट से ये साफ हो गया है कि सरकार ने बोल दिया है कि एक तरह से बजट में ये बता दिया है कि कृषि प्राथमिकता नहीं है। ये कई विशेषज्ञों का कहना है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। और दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि बजट से ये साफ झलकता है कि जो गांव और किसान है वो केंद्र के सेंटर में है, एकदम केंद्र में है। तो अब समझते हैं, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह के मंदी के दौर से, कोरोना के बाद जो मंदी हिट हुई है गांव में, खासतौर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, उसमें पैसा कहां से आएगा? और बजट में क्या इस तरह की कुछ जो योजनाएं हैं, जो बजटीय प्रावधान है, उनका खुलासा हुआ? आइए समझते हैं। विजय जी नमस्कार। सबसे पहले यही मेरा प्रश्न, गांव में कहां से आएगा पैसा? बजटीय प्रावधान जो है उनको देखकर आपको क्या लगता है? क्योंकि पूरी बात यही है कि कृषि की अगर बात करें तो बजट जो है पिछले सालों से और ज्यादा घट गया है। पैसा कहां से आएगा? बिल्कुल आपने सही बात कही है। अगर बजट के आंकड़े में ही जाए तो पूरा कृषि मंत्रालय को दिया हुआ बजट कम हो गया है। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा कम हो गया है। रासायनिक खाद को जो सब्सिडी दी जाती थी उसके लिए दिया हुआ पैसा कम हो गया है। मनरेगा में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो रोजगार गारंटी वाली योजना है, 100 दिन का काम देने की, उसमें पैसा कम हो गया है। तो गांव के लिए क्या दिया है नया? इन्होंने दिया कुछ भी नहीं है, बल्कि जो दिया था वो भी ले लिया है। तो प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि बजट में और सरकार के इसमें किसान और गांव ये केंद्र बिंदु में है। तो इनकी भाषा तो यही है, किसान, गरीब, आदिवासी, दलित, ऐसी भाषा करते रहते हैं, पर देते कुछ भी नहीं है। देते किसको है ये सबको मालूम है। और मैं प्रारंभ में बता देता हूं कि इस बजट के बाद में 2 दिन में शेयर बाजार 3400-3500 अंक क्यों बढ़ गया, ये समझने की बात है। समझने वाले को इशारा काफी है। तो सरकार का तो कहना है कि ये अभूतपूर्व बजट है, और जहां तक डिमांड की बात है, जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में तमाम तरह के प्रोविजंस किए गए हैं, सेस लगाया गया है। आपको क्या लगता है कि जनता को इस तरह का एक फीलर, एक नैरेटिव देने की कोशिश है कि सरकार इस तरफ काफी ध्यान दे रही है, मगर असल में कहानी कुछ और है? कैसे समझेंगे इसको हम? देखिए, आप पिछले 7 साल से नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका देखिए, प्रचार यंत्रणा को इस्तेमाल करने का तरीका देखिए, उनकी जो नए नए वो स्लोगन देते हैं उसको आप देखिए। तो वो उन्होंने एक ये वातावरण बना लिया है कि नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, देश के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। आप देखिए, नीम कोटेड यूरिया कितना प्रचारित किया गया। अब नीम कोटेड यूरिया से क्या होने वाला है? दुनिया के बाजार में यूरिया के दाम कम हुए, पर उसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है कि दुनिया के बाजार में यूरिया के दाम कम हो गए तो भारत में जो सब्सिडी दी जाती थी, उस सब्सिडी के ऊपर का सरकार का पैसा खर्चा कम हो गया ना, उसमें पैसे बचे हैं उनके। पर वो पैसे का वो क्या कर रहे हैं? मुझे सिराज हुसैन जी से मैंने ये सवाल पूछा था जब वो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थे। कृषि भवन में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और मैंने उनको पूछा था कि हुसैन साहब, दुनिया के बाजार में क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए हैं, तो अब भारत सरकार को यूरिया सस्ता मिल रहा है और भारत सरकार उसी दाम पे यूरिया दे रहा है जो मनमोहन सिंह जी महंगा यूरिया खरीद के लाते थे, दे रहा था। 1100 रुपए में 50 किलो मनमोहन सिंह जी खरीद के लाते थे
और 285 रुपए में देते थे। अब मैंने कहा ये 700 रुपए में लाते हैं और 285 में ही देते, तो 400 रुपए 50 किलो के एक बोरी पे बच गए। तो ये जो पैसा बचा है ये कहाँ जाएगा, मुझे अब बताने में कोई हरकत नहीं है। शिराज हुसैन साहब जी ने जवाब दिया था कि जावंदिया जी आपको मालूम है ना, वो स्मार्ट सिटी में जाएगा। देखिए अब तो वो निवृत्त हो गए, तब मुझे उन्हें बताने में कोई हरकत नहीं है, पर मैं उस समय की बात बता रहा हूँ। तो अब ये क्या है, ये दूसरी आपको घोषणा बताता हूँ। 50% मुनाफा देके दाम देंगे, ये बड़ी घोषणा कर दी थी। मनमोहन सिंह के मर जवान मर किसान की नीति को हम बदल देंगे। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। सॉइल टेस्टिंग, सॉइल हेल्थ कार्ड, वाह क्या बड़ी बात है। अब मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि मेरे गांव में एमएस स्वामीनाथन फाउंडेशन 2006 से काम कर रहा था और वहां पर सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी शुरू हो गई थी और लोगों के खेतों के सॉइल का टेस्टिंग शुरू हो गया था। ठीक है, मोदी जी आने के बाद में शुरू हुआ क्या, पर मोदी जी ने उसको इस तरह से प्रचारित किया कि वह लोगों को लग रहा है कि मोदी जी सब पहली बार कर रहे हैं। आपको जनधन खाते का भी बता देता हूं, लोगों को मालूम नहीं है, पर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही ये योजना नो फ्रिल अकाउंट के माध्यम से आई थी और डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर की अब बात मोदी जी बहुत कर रहे हैं। पर उस समय का याद दिला देता हूं लोगों को कि उस समय फर्टिलाइजर की सब्सिडी ये किसानों के खाते में डायरेक्ट देने की, और उसके लिए वर्धा डिस्ट्रिक्ट को पायलट प्रोजेक्ट में चुना गया था जी। और वर्धा डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम लागू करने के लिए वहां पे सभी किसानों के खाते बैंकों में खुलने चाहिए नो फ्रिल अकाउंट के। तो हमने वर्धा में एमएस स्वामीनाथन जी और उस समय के स्टेट बैंक के जो चेयरमैन थे उनको बुलाकर उसका बाकायदा इनॉग्रेशन करने का कार्यक्रम लिया था। अब उसके बाद में वो नहीं चला, वो बात अलग है, पर सब वही योजना ये चला रहे हैं ना जी। तो मुझे क्या लग रहा है कि मोदी जी का प्रचार तंत्र बहुत ज्यादा है और उसके बहाने मोदी जी पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं कि मैं देखो किसानों को कितनी सहूलियत दे रहा हूं। पर विजय जी अभी भी सरकार का यही कहना है कि आय दुगनी होगी, आय दुगनी होगी 2022 तक। आप इसको कैसा होता देखते हैं? क्योंकि वही जो बेसिक सवाल है कि जब गांव में जो डिमांड साइड है, जब डिमांड को बूस्ट करने के लिए कुछ दिख नहीं रहा है बजट में, अब जो एमएसपी की बात हो रही है उसमें भी जो किसान है वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि एमएसपी सरकार ने बोला, बजट स्पीच में भी निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि 1.5 गुना दे दिया है, मगर सवाल तो यही है कि 1.5 गुना किसका दिया है? C2 का जो पूरी लागत है, A2 प्लस FL का, और दूसरा 2013-14 के आंकड़ों से तुलना की है 2020-21 की, तो उस जमाने में जो गेहूं का भाव है या धान का भाव है वो कितना रहा होगा प्रति क्विंटल, और इन्फ्लेशन को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या आपको लगता है ये तुलना, ये कंपैरिजन सही है? देखिए अशोक गुलाटी जी जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है उसमें है, और यही अशोक गुलाटी जी कृषि मूल्य आयोग के कमीशन फॉर एग्रीकल्चर प्राइसेस एंड कॉस्ट के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। इन अशोक गुलाटी जी का आप एक पुराना एक आर्टिकल ढूंढकर निकालिए, उसमें आप पाएंगे कि इन्होंने तो मोदी जी ने जब ये घोषणा की तो खुद अशोक गुलाटी जी ने ये लिखा है कि ये A2 FL पे तो 50% हम देते ही थे। और आप अगर कृषि मूल्य आयोग के रिपोर्ट देखेंगे 2008-9 के बाद में के, तो उसमें बिल्कुल साफ दिखता है यूपीए 2 में भी कि A2 FL पे 50% के आसपास, तो उस समय भी दाम दिए जाते थे। तो नया क्या किया है? मैं तो आपको यहाँ एक बात और बता देता हूँ, डॉक्टर हादी से बात करके कंफर्म भी कर सकते हैं कि 2008-9 में जो समर्थन मूल्य घोषित किए थे मनमोहन सिंह सरकार ने, उसमें कपास का समर्थन मूल्य तो C2 प्लस 50% था। उस समय C2 करीब 2000 रुपए के करीब था और उसमें 50% जोड़कर 3000 रुपए कपास का समर्थन मूल्य घोषित किया गया था। फिर यह बात अलाइदा है कि यूपीए 2 में फिर 2 साल आगे एक पैसा भी कपास का मूल्य नहीं बढ़ाया गया था। अब यहाँ पर मैं नरेंद्र मोदी जी की अवसरवादिता बता देता हूँ, बिल्कुल ये शब्द जिम्मेदारी से इस्तेमाल करता हूँ। वो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जब 3 साल कपास के दाम 3000 रुपए कायम रहे तो मैंने खुद ने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखा और उनको विनती की
कि 3 साल से कपास के मूल्यों में 1 पैसे की वृद्धि नहीं हुई है। हम 4,500 रुपए की मांग कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी को लिखा हुआ खत इसके साथ में हम भेज रहे हैं। आप दिल्ली पर दबाव डालिए और कपास के समर्थन मूल्यों को बढ़ा कर लीजिए। मुझे गुजरात सरकार का जवाब आया है, उसमें ये लिखा गया है कि गुजरात सरकार ने दिल्ली सरकार से 2800 से 3200 रुपए प्रति क्विंटल कपास के समर्थन मूल्य की मांग की है। 2800 शॉर्ट स्टेपल, 3000 मीडियम स्टेपल और 3200 लॉन्ग स्टेपल। अब मुझे बताइए कि मनमोहन सिंह जी के 3000 और गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी के 3200 क्या फर्क है? और यह व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाता है तो क्या किसानों का हित होने वाला है? और ये सवाल मैंने उस समय भी पूछा था, परंतु दुर्भाग्य कि हमारे पास में बहुत बड़ी यंत्रणा नहीं है और इनके प्रचार यंत्र के सामने हम नहीं टिक पा रहे। तो ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं कि ये जो A2FL का भी जो है ना, ये देखिए इन्होंने पहले तो इनकार कर दिया था ना। ये लोग भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया था नरेंद्र मोदी जी ने। ये भी हम भूल जाते हैं, प्रचार यंत्रणा इसको नहीं महत्व देती है कि नरेंद्र मोदी जी ने शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह धान पे और गेहूं खरीदने पर बोनस देके खरीद रहे थे। MSP पर 100 रुपए 150 रुपए का बोनस देके वो खरीदी कर रहे थे। वो नहीं करना ऐसे खत लिखे इन्होंने बंद करवा दी उनकी जी। मैं खुद शिवराज सिंह चौहान, आपको याद होगा भोपाल में जो मंसूर का आंदोलन हुआ था, गोली चली थी और 6 किसान वहां शहीद हुए थे। उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान भोपाल के एक मैदान में उपवास को बैठ गए थे। उस दिन मैं भोपाल में ही था संयोग से, क्योंकि मेरी ससुराल भोपाल में, तो मैं वहां जाके शिवराज सिंह चौहान जी से मिलकर आया और उनको कहा कि शिवराज सिंह जी आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, आप बोनस देके गेहूं खरीदी कर रहे थे, और मोदी जी ने आपसे वो बंद करवा दिया। ये सब बातें मैं उनके मुंह पर बोलकर आया था वहां। ऐसे कुछ बोनस की जो लड़ाई है वो छत्तीसगढ़ में भी देखी गई, जब भूपेश बघेल साहब ने अपने दम पर बोला कि हम जो चावल जो धान है उस पर हम बोनस देंगे, क्योंकि केंद्र सरकार बोनस देने से मना कर रही थी। बोले आप बोनस देंगे तो हम सेंट्रल पूल के लिए नहीं खरीदेंगे। तो ये तो जग जाहिर है। तो इसमें मेरा वही सवाल है सर कि ये जो हालात हैं इसमें जैसे मनरेगा का भी बजट नीचे गया, MSP की हम सब जानते हैं कि किस तरह से MSP की बात हो रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि 2.5 गुना 3 गुना दे दिया है। बेनिफिशरीज की जो तादाद है, संख्या है, वो भी ज्यादा है। लेकिन बात वही है कि 13-14 से ये तुलना करना कितना सही रहेगा। और दूसरी बात, जब मनरेगा जैसी स्कीम का बजट घटा दिया गया है, तो जो कृषि मजदूर हैं अगर उनके हाथ में पैसा नहीं होगा, जो किसान है उन्हें अपनी फसल का वाजिब हक नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। जैसे ये OECD की रिपोर्ट है, 45 लाख करोड़ का नुकसान झेल चुके हैं किसान ऑलरेडी MSP ना मिलने की वजह से। तो इन हालात में जब ये स्थिति है तो हाथ में पैसा कहां से आएगा जो कि अर्थव्यवस्था की हालत सुधरे? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए ये भी कर रहा हूं कि इस बजट में जो भाषण दिया गया है अर्थमंत्री द्वारा, उसकी शुरुआत कृषि का जब विषय प्रारंभ करती है तो क्या कहती है कि हम 1.5 गुना दाम तो दे चुके हैं, दे रहे हैं 1.5 गुना दाम। तो वो तो फिर वही झूठ बोला जा रहा है बार बार कि वो A2FL पे दे रहे हैं, C2 पर नहीं दे रहे हैं, जो स्वामीनाथन कमीशन ने रिकमेंड किया है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट पर। फिर उन्होंने उसके साथ में और जोड़ दिया किसान की आमदनी दुगनी करने की है। अब ये दुगनी कैसी करेंगे इसका कोई जवाब नहीं है। उसके बाद में ये बता दिया, अभी जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में ये 3 कानूनों के लिए और MSP के लिए, तो जो प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि APMC रहेगी, MSP रहेगी, तो वो बताने के लिए उन्होंने MSP के वो आंकड़े फेंक दिए दुनिया के सामने कि देखो हमने MSP की कितनी खरीदी की है। अब वो 13-14 के खरीदी से आज की खरीदी की तुलना कर रहे हैं। उस समय 33,000 करोड़ रुपए का गेहूं खरीदी किया गया और उस समय तो 1,300 रुपए ही MSP थी गेहूं की। और अब अगर इन्होंने 75,000 करोड़ का खरीद भी लिया समझो 21 में, 20-21 में, तो MSP 1925 हो गई। और इस 7 साल में इरिगेशन बढ़ा देश के सभी राज्यों में और सभी राज्यों में गेहूं की फसल बढ़ी। इतना ही नहीं तो मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब से ज्यादा गेहूं खरीदी किया है जी। ये बात क्यों नहीं बताते ये? और ये सिर्फ पंजाब के किसानों को क्यों बदनाम करते हैं?
तो आप देखिए कपास के बारे में तो कितना झूठा बोला गया है। यानी एक आंकड़ा बता के कैसा भ्रमित किया जा रहा है कि 2013-14 में कपास नगण्य खरीदी किया गया था जी, और 90 आज करोड़। हम ये मैं आप मेरे सामने आंकड़े हैं, 90 करोड़ 2013-14 में। और जो है, हाँ जी, यस 90 करोड़ का कुछ तो भी है ना। हाँ, और अभी अभी 25,000 करोड़ का खरीदी किया है। 25,974 करोड़। जी, हाँ तो मेरा ये सरकार को सरकार की तरफ मेरी मांग है कि आप 15-16 के बाद में 19 तक के कितना कपास खरीदी किया इसके आंकड़े दे दो ना। तो जैसा 13 में कम खरीदी करना पड़ा मनमोहन सिंह को, वैसा आपके पिछले 4 साल में भी कम खरीदना पड़ा। ये 2 साल ज्यादा इसलिए खरीदना पड़ा कि एमएसपी से दाम बाजार में कम हुए थे और आपके ही पिछले 3-4 साल में एमएसपी से ज्यादा दाम थे, तो आपको खरीदना नहीं पड़ा। तो ये जो आंकड़े हैं ये ऐसा फेंक कर ऐसा एक प्रकार से दिशा भूल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हुई आंकड़ों की सच्चाई। विजय जी ये बताएं, आपने इरिगेशन की बात करी। अब जिस तरह का क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं, जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। किसानों की बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जोखिम जो है खेती किसानी में है। और 2020 में कोरोना के अलावा भी जो हमने तमाम देखे उतार चढ़ाव मौसम में, चाहे वो कीट पतंगों का अटैक हो, टिड्डियों का अटैक हो, कई तमाम तरह के रोग हैं, अम्फान, साइक्लोन समेत तमाम दिक्कतें आई। तो ये बताएं कि जो रेन फेड जो एरियाज हैं, जहां बारिश मॉनसून के जो पानी है उससे जिस तरह की खेती करते हैं, क्या उस तरफ इस बजट में कोई विजन नजर आया कि उस तरफ कुछ एलोकेशन हो? या फिर जिस तरह की मैं खेती की बात कर रही हूँ, जो जोखिम हम देख रहे हैं, बढ़ता हुआ टेम्परेचर या कई कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है जहां कभी देखी नहीं, कहीं ओले पड़ रहे हैं, तो इस सब के बीच क्या आपको लगता है कि बजट में इस तरह की प्रोविजनिंग होनी चाहिए थी जो भविष्य में जो खेती के हालात होंगे उनको टैकल कर सकती? क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल सही बात कही है। देखिए ये जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है ना, या हम जो 1991 के बाद में इस देश में एक नई अर्थव्यवस्था जो हमारी आई, लिबरलाइजेशन की, फ्री मार्केट की, तो मैं उस समय से ही ये बातों को रख रहा हूँ। ये डॉक्टर स्वामीनाथन जी के सामने भी मैंने ये बात रखी हूँ और हमारे जो चीफ मिनिस्टर बने थे यंग, जो मोदी जी के बहुत चाहते हैं, देवेंद्र फडणवीस, उनके सामने भी ये बात रखी थी। देखिए हम अभी हाई कॉस्ट इकोनॉमी की तरफ चले गए हैं। हाई कॉस्ट इकोनॉमी का मतलब आपको मालूम है कि अब हम ज्यादा खर्चे वाली अर्थव्यवस्था में गए। आज जीवन जीने के लिए ज्यादा पैसे लगते हैं। ऐसी इकोनॉमी में जब हम जाते हैं तो खेती ये बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही संवेदनशील ऐसा विषय हो जाता है कि क्योंकि खेती ये ओपन द स्काई इंडस्ट्री है और नेचर इज इन नोबडीज हैंड। दूसरा, खेती में फसल बुआई से तो फसल कटाई तक के किसान पूरा खर्चा करता है। उस शुरुआत से उसको बीज से लेके सब खर्चा करना पड़ता है। फसल घर में क्या आएगी और फसल को दाम क्या मिलेंगे, ये सब अनिश्चित होता है। और ऐसे इसमें जो किसान रेनफेड एग्रीकल्चर करता है, सिर्फ ऊपर के बारिश के भरोसे पे, जिसको बरानी खेती बोलते हैं या हम मराठी में उसको कोरोवाऊ खेती बोलते हैं, वन क्रॉप लैंड जैसा बुंदेलखंड में है और देश के कई एरिया में वही है। मेरे ख्याल से देश में आज भी 60% लैंड ये वन क्रॉप लैंड है। तो ऐसा जो किसान है उसकी तो वल्नरेबिलिटी और भी, उसका तो धोखा खेती में का ये तो और भी कई गुना बढ़ जाता है। अब ऐसे किसानों के लिए सरकार के बजट में से मदद मिलना ये बहुत जरूरी है। हम कई दिनों से ये मांग कर रहे हैं, हमें इरिगेटेड किसानों की सब्सिडी कम करने की नहीं है हमारी मांग। आज जो भी सब्सिडी हमारे देश में दी जाती है ये सब इरिगेटेड किसानों को दी जाती है और उसका कारण भी यही है कि वहां से अधिक उत्पादन आ सकता है, इसलिए सरकार वहां पे थोड़ी सब्सिडी देकर उनसे अधिक उत्पादन करवा लेती है। क्योंकि सरकार का उद्देश्य क्या है, अधिक उत्पादन होगा, बाजार में ज्यादा माल आएगा तो उसका उपयोग बाजार में दाम गिराने के लिए किया जाएगा। हमारे देश का पूरा एग्रीकल्चर प्लानिंग अगर आप देखेंगे ना
तो प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, किसानों का प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रोडक्शन नहीं था। मैं यहाँ पे इस बात को अधोरेखित कर देता हूँ कि डॉक्टर स्वामीनाथन का जो फार्मर्स कमीशन है, उसने पहली बार सरकार को ये सलाह दी है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ should not be measured by how much production is increasing, but it should be measured by how much income of farmer is increasing. कृषि का विकास कितना उत्पादन बढ़ रहा है, कितना उत्पादन बढ़ रहा है, इससे ना गिना जाए, तो किसान की आमदनी कितनी बढ़ रही है इससे गिना जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इस सब पार्श्वभूमि पर रेनफेड एग्रीकल्चर के लिए एक अच्छी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, और रेनफेड एग्रीकल्चर ही नहीं तो हाई कॉस्ट इकोनॉमी में पूरे एग्रीकल्चर के लिए भी एक सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसलिए सबसे पहली बार हम ये करते थे कि एक अच्छा क्रॉप इंश्योरेंस, ये बहुत जरूरी है, और ये क्रॉप इंश्योरेंस ऐसा होना चाहिए कि जो यूनिवर्सल हो, सब किसानों के लिए लागू हो, और उसका जो प्रीमियम है वो 100% केंद्र सरकार, फिर भले ही वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में बांट ले, पर वो सरकार देवे। और ये स्कीम विलेज लेवल पर, या इसका यूनिट छोटा होना चाहिए, ग्राम पंचायत हो सकती है, 2-3 गांव हो सकते हैं। आज कई जगह पे वो ब्लॉक लेवल पे 100 गांवों का मिलकर यूनिट है, तो उसको छोटा करना चाहिए। और यह एक प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है, एक चीज। दूसरी चीज, दुनिया में जो अभी बहस है, अभी आ रही है, 30 साल से हम ये बहस करते आ रहे हैं कि दुनिया में डेवलप्ड इकोनॉमी में, यानी डेवलप्ड इकोनॉमी में, वही हाई कॉस्ट इकोनॉमी में, दुनिया में कहीं पे भी एग्रीकल्चर ये सिर्फ मार्केट इकोनॉमी पे जिंदा नहीं है। मैं यहाँ पे मार्केट जानबूझ के कहता हूँ कि ये जो 3 कानून है वो मार्केट, एफिशिएंट मार्केट की बात करना चाहते हैं। दुनिया में कहीं पे भी मार्केट इकोनॉमी पे किसान जिंदा नहीं है, वो स्टेट इंटरवेंशन पे जिंदा है। और इसलिए मैं हर समय एक वाक्य इस्तेमाल करता हूं कि नो वेयर इन द वर्ल्ड एग्रीकल्चर इज नॉट सस्टेनेबल विदाउट स्टेट सपोर्ट। दुनिया में कहीं पे भी खेती ये बिना सरकार के मदद के बिगड़ चल नहीं रही है। फिर वो आप इजराइल ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, यहाँ तक के कि चाइना भी ले लीजिए। मेरे साथ में एक चाइना के यहाँ एक बहुत अहम क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, अगर ऐसा है तो हमारी सरकार अपने हाथ क्यों पीछे खींच रही है? इन 3 कृषि कानून के जरिए तो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, पूंजीपति निवेश होएगा, बात हो रही है सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश आए। आरबीआई की भी एक रिपोर्ट है 2011-12 से 17-18 तक, जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो जीडीपी में जो निवेश है वो 0.4% है, इतना मिनिस्क्यूल है। उसको बढ़ाने की बात थी। अब ये 3 कृषि कानून के जरिए जिस तरह का निवेश आएगा, सरकार की मॉनिटरिंग, सरकार की जवाबदेही, सरकार का जो एक वेलफेयर स्टेट का जो बड़ा हिस्सा है जो काम का, वो खत्म हो जाएगा। शायद इसी वजह से किसान इतने ज्यादा आंदोलित हैं। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अशोक गुलाटी जैसे लोग, या जो जोशी जी इस कमेटी में है और उनका स्टेटमेंट है कि वो जो 22 फलों और सब्जियों को जोड़ा गया है ऑपरेशन ग्रीन योजना में जी, मिशन ग्रीन में 50% ट्रांसपोर्टेशन की सब्सिडी दी जाएगी उसके अंदर। ये लोग, देखिए, एक सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि हमारे देश के जीडीपी में हम जब स्वतंत्र हुए तब 48% एग्रीकल्चर का हिस्सा था। आज हमारे देश के जीडीपी में 60% हिस्सा सर्विस सेक्टर का है, और एग्रीकल्चर का हिस्सा 14 और 16% भी आ गया है जी। क्यों? तो क्या ये कृषि प्रधान देश के लिए तमगा है क्या? इस पर तो काम करना होगा। मैं एक मिनट वही कह रहा हूँ ना, हमारे देश में किसानों ने तो उत्पादन बढ़ा दिया है। हम PL 480 पे थे, स्वामीनाथन जी कहते थे शिफ्ट टू माउथ है। अब तो 3 साल का अनाज गोडाउन में है, सभी चीजों का उत्पादन बढ़ा है। 140 करोड़ की लोक संख्या हो गई है, उनके लिए सब चीजें पैदा हो रही है। सब्जियां इतनी इस साल पैदा हुई कि कल मैं 10 रुपए की 2 किलो हरा धनिया लेके आया, 15 रुपए का 1 किलो पालक लेके आया मैं जी। अब बताइए, इतना पैदा हो रहा है। अब जीडीपी में खेती का हिस्सा कम कैसा हो रहा है फिर, और सर्विस सेक्टर का क्यों बढ़ रहा है, और इंडस्ट्री का भी वैसा कम ही हो गया है।
ये मैं इन सब इकोनॉमिस्ट से कहता हूं कि आप स्वामीनाथन कमीशन ने जो C2 प्लस 50% का दाम है, मत दीजिए हमको दाम, पर वो दाम जो होते हैं उस दाम से देश के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, देश के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन का हिसाब लगाइए ना, और फिर उससे जीडीपी में कितना हिस्सा आता है एग्रीकल्चर का, आपको मालूम पड़ जाएगा वो। आपने जो मजदूरों की बात कही, देखिए मोदी जी खुद गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 6 पे कमीशन का वो विरोध कर रहे थे, 7 पे के अपॉइंटमेंट का उन्होंने विरोध किया और खुद ने 7 पे कमीशन इंप्लीमेंट किया है। अब जब कांग्रेस ने 70 साल गलती की, कांग्रेस ने 70 साल असंगठित कामगारों को लूटा, उनकी मजदूरी नहीं बढ़ने दी, कृषि उपज के दाम नहीं बढ़ने दिए, तो मोदी जी आप दिल्ली में आने के बाद में अपने मजदूरों की मजदूरी क्यों नहीं बढ़ाई? कोविड के पैकेज में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो 1,45,000 करोड़ का गांव वालों को मदद करने का, गरीबों को मदद करने का पैकेज घोषित किया, जिसमें मनरेगा का जो जिसको ये गाली देते थे उसका जिक्र है, उसमें मजदूरी कितनी बढ़ाई? 182 रुपए की 202 रुपए क्यों किया? 20 रुपए क्यों बढ़ाई? क्या ये अन्याय नहीं है हमारे मजदूरों पर? वो 364 क्यों नहीं की? जब आप 2.5 गुना मजदूरी 7वें वेतन आयोग में बढ़ा सकते हो, 7,000 के 18,000 कर सकते हो, तो फिर ये दुगनी क्यों नहीं की? और ये अगर दुगनी करते आप और कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष को कहते कि ये दुगनी मजदूरी का हिसाब लगाकर ही आप फसलों का लागत मूल्य निकालिए, उसको घोषित करते, और वो आपके जो व्यापारी आने वाले हैं पैन कार्ड लेके एपीएमसी के बाहर, वो तो नहीं देते, तो वो जो दाम देते, वो दाम और आपके घोषित दामों में का जो अंतर है वो भावांतर योजना में से देते या पीएम किसान सम्मान निधि से देते। उसका अगर इस बजट में जिक्र होता तो हम सलाम करते कि मोदी जी वाह, सही में आप सबका कहीं ना कहीं जो केरला मॉडल है सर, किसान है, मजदूर है जी, जो केरला मॉडल है मैं उसका जिक्र करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी भी और कृषि मंत्री तोमर साहब भी इसका जिक्र करते हैं, मगर वो वाकई सराहनीय है जो पहले 1 नवंबर से उन्होंने रोल आउट किया है कि सब्जियों, जो उनकी इंडिजिनस सब्जियां हैं 16-17, उन पर भी एमएसपी मिल रहा है, और वो उसी तर्ज पर है, एक तरह से कुछ भावांतर स्कीम है वहां पर, जहां स्टेट मॉनिटरिंग है और एक तय समय के लिए निश्चित तय सीमा में वो मॉनिटरिंग करते हैं और जो बीच का गैप है उसे भरने की कोशिश कर रहे हैं, और वो स्कीम अच्छी चल रही है और काफी। तो हमारे यहाँ इस तरह के उदाहरण हैं देश में, वहां तो वहां सब्जियों तक को मिल रहा है, फलों को मिल रहा है, और यहाँ पे हमारे जो पूरे देश के किसान हैं वो आंदोलनरत हैं क्योंकि उनको अपना एमएसपी जो है सीरियल्स पर, अनाज पर नहीं मिल रहा है। ये जो है, इसी पर मैं ये खत्म करना चाहूंगी ये चर्चा। आपने जो ये इतने सारे इंसाइट्स दिए हैं, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा, और जो उपभोक्ता है वो भी कहीं ना कहीं किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हुआ है, उसको भी अपनी थाली के मुद्दे समझ में आ रहे हैं। बस आपसे जब बात हुई उपभोक्ता की, शहरी जनता की, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरह से कटीले तार और जो एकदम छावनी में तब्दील कर दिया गया है बॉर्डर्स को, हरियाणा में इंटरनेट को 3 फरवरी तक बंद करने का ऐलान आ गया है, तो इस सब के बीच आपको लगता है कि जनता को कहीं ना कहीं किसानों के खिलाफ करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि कई जगह से इस तरह के भी सुर सुनने को मिल रहे हैं कि जनता परेशान हो गई है। नहीं, बिल्कुल सही है। आपसे बात होने के बाद में मैंने दिल्ली बात की थी और मुझे ये महसूस हुआ कि जो आजू बाजू के लोग हैं उनको इन किसानों के खिलाफ भड़काने की बात हो रही है कि देखिए आपके कारण हमारा रास्ता बंद हो रहा है, ये हो रहा है। तो किसान नेता बोल रहे हैं कि हम 65 दिन से शांति से बैठे थे और यहाँ से एम्बुलेंस क्या, बारातें क्या, सब आना जाना कर रही थी, हमने तो कुछ रोका नहीं था। ये सरकार जानबूझ के इस तरह से दीवार खड़ी करके उनको किसानों के खिलाफ खड़ा कर रही है। पर मैं अपने ये जो सवाल पूछा ना, मैं सब उपभोक्ताओं को विनती करता हूं कि सिर्फ जेब से सोचना बंद कर दीजिए कि कोई कुछ, अगर सब्जी के दाम बढ़ गए, खाने पीने की चीजों के दाम थोड़े से बढ़ गए तो आपको लगता है महंगाई हो गई, अपने जेब से ज्यादा पैसे जा रहे। जेब से सिर्फ सोचना बंद कर दो, थोड़ा सा दिमाग से और थोड़ा सा दिल से सोचना शुरू करो, तो मुझे लगता है कि अन्नदाता के साथ में खड़े होने के लिए आपको अपने आप ऊपर वाला
बराबर बुद्धि दे देगा। और जब ये होगा कि अन्नदाता का सम्मान करने वाली जनता तैयार हो जाएगी, तो उसकी ये जो आज अनन्य दशा है वो बिल्कुल रुक जाएगी। वही सही मायनों में कृषि प्रधान देश के लिए सही तमगा होगा। तो आपने जो ये बात बोली कि उपभोक्ताओं के लिए जेब से सोचना बंद करें, अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करें और खुद ही सोचें। ये तमाम जो ये चर्चा है इसमें जो बारीकियां सामने आई हैं, मैं आशा करती हूँ कि जो व्यूअर्स हैं वो उन बारीकियों को बार बार सोचेंगे, समझेंगे और जो भी नैरेटिव है इस देश में इस वक्त बन रहा है उसको एक बार फिर से उसकी परतों को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद काफी धुंध छट जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए विजय जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।